हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा क्लास का चौथा लेक्चर है जिसमें आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, है ना। ये जो हमारा फोर्थ लेक्चर है उसी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि एचसीएफ, इन दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है हमको 9 और एलसीएम कितना दिया है, मतलब सॉरी एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ठीक है, संख्या कौन कौन सी है, 306 और 657। इनका एचसीएफ जो है 9 है और इनका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। आप लोगों ने पिछली वीडियो में हमने एक प्रमेय देखी थी, उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि दो संख्याओं का गुणा उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है ना। हम उसी का प्रयोग करके इसका एचसीएफ दिया है और एलसीएम हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दी गई संख्या का गुणनफल। ठीक है, दी गई संख्या का गुणनफल। तो देखिए एचसीएफ कितना दिया है हमारा 9। ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये है कि इन दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, इन दो संख्याओं का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, इस ब्रैकेट का लिखने का अर्थ ये है। तो एचसीएफ कितना है हमारा 9 गुणे एलसीएम क्या करना है हमको ज्ञात करना है। तो एलसीएम लिख देते हैं ऐसे। अब दी गई संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्या है, 306 और 657। तो 306 गुणे 657। ठीक, अब ये 9 क्या है, इस साइड गुणे में है, इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, डिवाइड में। एलसीएम तो क्या करेंगे, 306 गुणे कितना आएगा यहाँ 657 डिवाइड बाय 9। ठीक, अब ये जो 9 है 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 शून्य, फिर 3 दूनी 6। ये 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 निम 27। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या बचा, देखिए 102 गुणे 219। राइट, अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, साइड में कर लीजिए। 219 गुणे 102 कितना आएगा 18, 2 एकम 2, 3 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4, 0 0 0, फिर 9 1 2, 8 3 3 2 2। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम जो आ गया हमारा वो आ गया 22,338। ठीक है, यही क्या है हमारा एलसीएम। देखिए कितना आसान था ना, जो हमारा फर्स्ट प्रमेय था उसी के बेस पर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसका अर्थ क्या है, 6 की घात n का मतलब क्या है वो हम पहले थोड़ा समझते हैं, उसके बाद इसको सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ n क्या है हमारा, n कोई प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेके अनंत तक की संख्या, 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब 6 की पावर एक्चुअल n में क्या है कि देखिए जैसे 6 की पावर 1, n की जगह हम नेचुरल नंबर लेते जाएंगे, जैसे प्राकृत संख्या लेते जाएंगे, और ये जो है 6 की पावर n की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जैसे 6 की पावर 1, फिर 2 ले सकते हैं, फिर 3 ले सकते हैं, है ना। ऐसे डैश 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 कहाँ तक जाएगी, ये इनफाइनाइट तक, है ना। उसी प्रकार देखिए 6 की पावर n मतलब 6 की पावर 1 लिए, जब n का मान 1 लिए तो क्या आएगा, 6 की वैल्यू 6। जब 2 लिए तो क्या आएगा 36, फिर 3 लिए तो कितना आएगा 216। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 की पावर n जो संख्या है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या कि नहीं। तो आप देखिए कि 6 की पावर जब हम 1 लेते हैं तो हमारा 6 ही आता है ना। जब 6 की घात 2 लेते हैं तो 36 आता है, 6 की घात 3 लेते हैं तो 216 आता है। तो ये जो इकाई का अंक है वो हमेशा 6 ही आ रहा है, शून्य तो कभी आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जब भी 6 से हम 6 को डिवाइड करेंगे
तो कितनी संख्या आएगी हमारी, 6 ही आएगी लास्ट में। यदि, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 कब कब आएगा। तो देखिए, यदि माना 10 में आएगा, है ना, 10 की घातें बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट हमेशा शून्य पे ही समाप्त होगा। 20 हो गया, 30 हो गया, डैश 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 ऐसे ही चलती जाएंगी। तो देखिए इनमें एक कॉमन बात क्या है कि इसका तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5, ठीक है। इसका करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5। इसका करेंगे तो कितना आएगा, यकीन नहीं तो करके देख लो ना। जैसे 2 से डिवाइड होगा 15 बार में, फिर 3 से डिवाइड होगा 5 बार में, फिर ये होगा 5 एक बार में। इसके फैक्टर कितने होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। अब देखिए इन सब में कॉमन बात क्या है कि हर एक गुणनखंड में जिनके भी लास्ट में 0 आएगा तो इनका जो गुणनखंड है सब में 2 इंटू 5 है प्रेजेंट, 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे 5 है, वही संख्या शून्य पर समाप्त होंगी ही होंगी। मतलब कोई भी संख्या है यदि उनके अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें एक संख्या 2 हो और एक संख्या 5 हो तो वो हमेशा ही शून्य पर समाप्त होंगी। लेकिन इसके गुणनखंड में 2, देखिए ना, 6 की पावर n का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, ये कभी शून्य पर समाप्त हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि इसके में संख्या 2 तो है लेकिन संख्या 5 नहीं है। अब चलिए देखते हैं इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, है ना, पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसके लिखने का सही तरीका क्या है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। शून्य पर समाप्त हो सकती है कब, जब 2 और 5 उसके गुणनखंड में उपस्थित हों। परंतु यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम 6 की पावर n का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे 3 की पावर n। और आप देख सकते हैं कि 6 की पावर n तो कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक। अब देखिए यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है ना, तो ये 0 तो कभी हो ही नहीं सकता समाप्त 0 पर। तब क्या लिखेंगे, लेकिन 6 की पावर n के गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है, संख्या 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है। संख्या 5 उपस्थित नहीं है, अतः क्या कर सकते हैं कि 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ये था लिखने का सही तरीका। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि उदाहरण, ये जो है मतलब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन था, ये जो हमारा उदाहरण का क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से। तो संख्या 4 की पावर, सॉरी यहाँ पास n होगा, 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 अंक जो है शून्य पर समाप्त हो सकता है, वो मतलब समाप्त होता है। तो अब थोड़ा सा गौर करिए, पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि इनके गुणनखंडों में 2 और 5 होना जरूरी है। तो इसके गुणनखंड करके देखते हैं और क्या इसमें 2 और 5 हैं या नहीं। तो यदि 4 की पावर n का गुणनखंड करेंगे तो कितने में टूटेगा, 2 इंटू 2 की पावर n, है ना। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 की पावर n, ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना। तो आप देखिए इसमें 2 तो है लेकिन एक गुणनखंड 5 नहीं है, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता। आप देखिए ना कि 4, यदि 4 की घात हम 1 लेते हैं, n क्या हमारा प्राकृत संख्या है, 4 की घात 1 लेंगे 4 आएगा, 4 की घात 2 लेंगे 16 आएगा, ठीक है। फिर 4 की घात 3 लेंगे, फिर क्या कितना आ जाएगा यहाँ पास कि 24, 2 4 एकम 4, 64 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6 आएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा। तो 4 6 4 6 4 6 आता ही जाएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों, गुणनखंड में इसका एक फैक्टर 5 है ही नहीं। जो 5 मतलब 5 होने का अर्थ ये है कि यदि 2 और 5 होते हैं तो ये हमेशा मिलके 10 बना लेते हैं, और 10 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। इसलिए किसी भी संख्या में का जो गुणनखंड करेंगे उसमें 2 और 5 का होना अनिवार्य है यदि वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो, है ना। अब चलिए इसको भी कैसे सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल पिछले वाले की तरह है लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है। देखिए इसको लिखना कैसे है, चलिए देखते हैं। सेम उसी तरीके से, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 और 5 अनिवार्य होना ही चाहिए, अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। हो तभी, मतलब 2 और 5 हो तभी वो संख्या जो है शून्य पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। किंतु यहाँ क्या है, यहाँ देखिए आप जब 4 की घात n का गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2, ठीक है, की घात n। अब क्या करेंगे कि 2 की घात n गुणे 2 की घात n। अब आप देख सकते हैं 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये कभी शून्य पर समाप्त हो ही नहीं सकता। तब यहाँ से लिखेंगे लेकिन 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है। संख्या 5 क्या है, उपस्थित नहीं है। अतः 4 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके ऐसे से लिखिएगा, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। ये रहा हमारा हल, ठीक है। तब तक ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से,
तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।